हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उससे देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। देखो, पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या की थी, फिजिकल प्रॉपर्टी की थी मेटल और नॉन मेटल की। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, और आज की वीडियो में अपन किसकी केमिकल प्रॉपर्टी करने वाले, मेटल की। देखो, मेटल की अपने बुक में जो है 5 प्रॉपर्टी दे रखी है। एक बार मेटल की रिएक्शन अपन को एयर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, या मेटल को बर्न करना, एक ही बात होगी। अभी अपन इसको समझेंगे। एक रिएक्शन ये दे रखी है, एक दे रखी है मेटल की वाटर के साथ, एक दे रखी है मेटल की एसिड के साथ, एक दे रखी है मेटल की सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ में, और एक दे रखी है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं वो करेंगे एक तो फर्स्ट और एक थर्ड, मेटल की एयर के साथ और मेटल की एसिड के साथ। बाकी की अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये आगे करने से पहले अपन एक टॉपिक करते हैं जिसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी कराया था। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसमें एलिमेंट को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, या उनके रिएक्शन देने की टेंडेंसी के बेसिस पे, या एक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज कर दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसे ऊपर रखा जाता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और जो सबसे नीचे आएगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, पोटेशियम से। देखो, ये इससे भी बड़ी और छोटी हो सकती है, ठीक है। अपनी बुक में जो जो एलिमेंट लिखे हुए वो सारे मैंने लिख दिए। इसके बीच में और भी एलिमेंट पुट किए जा सकते हैं। हायर क्लासेज में आप इससे भी बड़ी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, पोटेशियम। इसका मतलब ये मैक्सिमम या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इस सीरीज को याद करने के लिए आप देखो, ये एक सेंटेंस याद रख सकते हैं। प्लीज में ये देखो, प्लीज का जो पी लिखा हुआ है, पी का मतलब पोटेशियम। सैंड में देखो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब सोडियम। यहां सी लिखा हुआ है कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जेड जिंक, आई आयरन, एल लेड, एच अपने क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, सी जो है कॉपर, एम जो है मरकरी, एस जो है सिल्वर, और जी जो है वो गोल्ड, और पी जो है वो क्या हो जाएगा प्लेटिनम। तो आप ये सेंटेंस याद कर लो। इसके जो इनिशियल जो फर्स्ट लेटर है उससे आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट के नाम को गैस कर सकते हो। तो याद करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखें। अभी जो भी अपन रिएक्शन देखेंगे उन सारी रिएक्शन में ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या आएगी, काम आएगी। अब देखो, जो सबसे पहली है अपने वो हेडिंग है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो, मेटल जो है उसकी अपन को किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो, मेटल लेना है और उसकी रिएक्शन उसके आसपास की सराउंडिंग में जो एयर है, एयर में रिएक्शन करने वाला कौन है, ऑक्सीजन। तो अगर मैं बोलूं मेटल की एयर के साथ रिएक्शन तो भी वही बात है, मेटल की ऑक्सीजन के साथ तो भी वही बात है। तो मेटल जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है अपन को, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ जो अपने सराउंडिंग में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट ना करे तो अपन को उसको बर्न करना है। अगर नीड हो तो बर्न करेंगे, तभी भी उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ ही होगी। तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे। अब अपन को कुछ मेटल की रिएक्शन दे रखी है। तो देखो, वैसे तो अपन को इन सारे मेटल की करनी चाहिए, लेकिन अपनी बुक में जो कुछ कुछ दे रखी है उनके बारे में ही अपन देखेंगे। जिनके बारे में नहीं दे रखा उनके बारे में नहीं देखेंगे अपन। तो सबसे पहले 2 मेटल के बारे में दे रखा है, पोटेशियम और सोडियम। तो देखो, पोटेशियम और सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिव। और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें खुला रखा जाए, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ खुला रखना है, तो ये सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन जो होती है बहुत ही विगोरियस होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, तेज होती है। और साथ में जो होती है इतनी हीट निकलती है, और साथ में ये डर भी रहता है कि कहीं आग वगैरह जो है वो पकड़ ना ले। तो जो पहली रिएक्शन है वो अपनी है सोडियम और पोटेशियम के साथ। सोडियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो पोटेशियम का ऑक्साइड बनेगा। देखो, वैसे तो ये दोनों रिएक्शन अपनी बुक में नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं ये थ्योरी लिखी हुई अपने बुक में, रिएक्शन नहीं है। ये याद करनी है तो देखो बड़े आराम से होगी आपको। वो जो कैटायन एनायन की टेबल जो मैंने पार्ट फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में करवाई थी, वो याद होनी चाहिए। सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1।
Na प्लस होता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई 1, और ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है -2, इसका मतलब 2। ये इसके नीचे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा Na2। तो देखो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है Na2। बाद में बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है। सेम पोटेशियम की भी K2O ही होगी क्योंकि K के ऊपर भी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। और बैलेंसिंग कर लेंगे अपन और अपन को रिएक्शन याद हो जाएगी। अब जो मेन मुद्दा है वो आप समझे कि ये दोनों जो रिएक्शन होगी वो दोनों ही रिएक्शन बहुत ही तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों ही एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सो वो एयर के साथ में क्या करते हैं, वेरी विगोरियसली रिएक्शन देते हैं, वह आग वगैरह लग सकती है। और ऐसा करने से बचने के लिए इन दोनों को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, और ये करने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर सिंक करके रखते हैं, उनके अंदर डाल के रखते हैं। जब तक वो केरोसिन के अंदर रहेंगे तब तक वो आसपास की एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी तो आग वगैरह लगने का डर या कोई एक्सीडेंट होने का डर जो है वो कम रहेगा। तो इसलिए अपन को इसको किस में रखना चाहिए, केरोसिन में रखना चाहिए। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उन दो एलिमेंट के नाम बताओ जिनको रिएक्टिविटी की वजह से केरोसिन में रखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, सोडियम और पोटेशियम। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि उन दो एलिमेंट जो सोडियम या पोटेशियम का नाम भी दे दे, उन्हें केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो आपको ये सारी थ्योरी लिखनी है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन बहुत विगोरियस होती है, आग पकड़ सकती है, और इससे बचने के लिए, एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए इनको किस में डाल के रखते हैं, केरोसिन में। रिएक्शन क्योंकि अपनी बुक में नहीं है तो आप चाहो तो मत लिखना, और याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में देखो आपको जो बुक में तो अपने सिर्फ एक ये रिएक्शन है और एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के बारे में। इनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो अगर इन सब की बात करें, देखो इनके अलावा बीच में और भी एलिमेंट है लेकिन उनके बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो जिन जिन के बारे में लिखा हुआ है उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये सब जो है ये सब भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब आपको जलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, तो ये सब भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगते हैं। लेकिन इनकी रिएक्शन इन दोनों की रिएक्शन से अलग होगी। एक तो रिएक्शन इतनी विगोरियस नहीं होती, और एक पूरा मेटल जो है कंप्लीटली मेटल ऑक्साइड में नहीं बदलता। सिर्फ ये होता है कि उनकी जो मेटल सरफेस है, उन सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक मेटल ऑक्साइड की एक कोटिंग बना लेगी। इसे आप इससे समझ सकते हैं, जी ग्रीन कलर वाला जो दिख रहा है ये मेटल था, और खुला रखने पर कौन से मेटल, इन मेटल की बात कर रहा हूं, सारे मेटल की नहीं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनको खुला रखेंगे तो क्या करेंगे, ये आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक लेयर बना देंगे। अब ये लेयर जो है वो क्या करेगी कि जो सराउंडिंग की ऑक्सीजन है उसको मेटल से कांटेक्ट में नहीं आने दे रही, और ये मेटल ऑक्साइड की लेयर अब प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी और ये फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकेगी। और इसी वजह से ये सारे एलिमेंट जो है जब एयर में खुला रखते हैं तो ऑक्साइड तो बनाते हैं लेकिन सिर्फ सरफेस पे। अब अगर मैं चाहता हूं कि इनकी रिएक्शन हो तो मैं इनको बर्न करूंगा, लेकिन जब मैं बर्न करूंगा तभी भी प्रॉब्लम होगी। ये जो लेयर है इन्हें बर्न करने से रोकेगी, और यही वजह है कि अपने चैप्टर फर्स्ट में वेरी फर्स्ट टॉपिक में एक है, आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों रफ करना चाहिए। तो साफ इसलिए करना चाहिए ताकि ये वाली प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए और आसानी से जल सके, वो आसानी से बर्न हो सके, ठीक है। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एयर एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, और ये थिन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। बाय रिमूविंग दिस लेयर वी कैन बर्न इनटू ऑक्साइड, और अपन ये लेयर जो है हटाकर फिर अपन इनको क्या कर सकते हैं, बर्न करें, और जब इनको बर्न करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी रिएक्शन इसी तरीके से आप खुद याद कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ लिखनी है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 + 2 होता है, 2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, ये इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा, Mg2O2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, MgO, और फिर बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी बुक में तो वैसे सिर्फ ये 2 इक्वेशन है इस टॉपिक के अंदर, तो आप चाहते हो कि सर हम तो सिर्फ बुक की इक्वेशन ही याद करेंगे, तो ये 2 इक्वेशन याद कर लीजिएगा, बाकी की थ्योरी आप पूरी याद कीजिएगा, ठीक है।
तो ये तो हुआ इनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने मेटल के बारे में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आयरन के बारे में। आयरन के बारे में ये लिखा हुआ है कि आयरन जो होता है वो जनरली ना तो खुला रखने पे रिएक्शन करता है, हालांकि आयरन रिएक्शन देगा कब, जब ऑक्सीजन के साथ में मॉइस्चर भी होगी तो वो रिएक्ट करेगा और क्या देगा, रस्टिंग देगा। ठीक है, अब बर्न करने की जहां तक बात आती है, आयरन को बर्न करने का कोई फायदा नहीं होता, वो जलता नहीं है। लेकिन अगर आयरन की फीलिंग्स हो, मतलब ऐसे हल्के हल्के से छिलके टाइप हो, ठीक है, एकदम बारीक से फाइबर हो, फिर उसे जलाएं तो वो बर्निंग रिएक्शन देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। तो आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना लेगा। कॉपर के बारे में भी अपनी बुक में दे रखा है कि कॉपर जो है वो जलता नहीं है, ना वो जलता है ना उसकी फीलिंग्स जलती है, मतलब वो जो छिलके होंगे वो भी नहीं जलेंगे। लेकिन जब इसे जलाएंगे तो हल्की हल्की रिएक्शन होगी और वो उनकी सरफेस पे होगी और सरफेस पे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ये भी अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में। तो कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये सिर्फ उसके ऊपर ऊपर कोटिंग होगी। ठीक है, तो ये इन मेटल की अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो इन मेटल के बारे में अपन को सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जहां तक बात है सिल्वर और गोल्ड की, देखो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, हालांकि लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्लेटिनम, ये तीनों तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि ये तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार फिर बता देता हूं। पहले तो कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन समझाओ, तो अपन को लिखना है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और ये दो इक्वेशन लिख दो जो अपनी बुक में, खत्म बात। दूसरा क्वेश्चन, क्या कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं, तो ये वाला लिखेंगे। क्या कारण है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जो है इनको बर्न करने से पहले इनको क्लीन करना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर होती है। या उन एलिमेंट के नाम बताओ जिन्हें खुला रखने पर वो अपनी सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, तो ये सारे एलिमेंट है। ठीक है, आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन समझाओ, तो ये अपन को लिखना है कि आयरन खुद बर्न नहीं होता और उसे आयरन फीलिंग्स जो होती है वो बर्न होती है। ठीक है, कॉपर की बताने को कहे तो कॉपर भी बर्न नहीं होता, बस कॉपर जो है बर्न करने पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेता है। कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते, तो क्या लिखेंगे, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये आप सब नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट जो है वो पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन, जो अपने मेटल ऑक्साइड बना है अपनी बुक में उसके बारे में भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो उन्हें अपन समझते हैं। अपन एक हेडिंग डाल लेते हैं, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला जो अपन को पॉइंट अपनी बुक में दे रखा है और अपन को याद रखना है कि ये मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बोले तो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो अपन ने सेकंड चैप्टर में किया था कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और ये अपन ने कैसे पता किया था, मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अपन ने एसिड के साथ करवाई थी तो सॉल्ट और वाटर बना था, और वो कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए वो खुद कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसका मतलब ये बेसिक होते हैं। तो जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। अब एक्सेप्शन की बारी, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि उन मेटल ऑक्साइड के नाम बताओ जो बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक है। तो अपनी बुक के पीछे भी क्वेश्चन दे रखा है कि दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताओ, तो कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि एम्फोटेरिक क्या है, तो देखो एम्फोटेरिक क्या होता है, वो अपने ऑक्साइड या वो कोई भी सब्सटेंस, वो एम्फोटेरिक कहलाएगा जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता हो और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता हो। तो ये दोनों ऑक्साइड क्या है, एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। देखो अगर जहां तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, अपनी बुक में ये रिएक्शन भी दे रखी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन दे रखी है, और कौन से एसिड के साथ दे रखी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन के हिसाब से ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए, क्योंकि इसने एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर किया। लेकिन एक और रिएक्शन दे रखी है, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन देता है और उसके साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, एसिड हुआ। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, जो एसिड भी है जो बेस भी है, ऐसी चीज को क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो अगर पूछे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो वो ऑक्साइड जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक तरह बिहेव कर सके उन्हें क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताओ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एक्सप्लेन करो, तो ये दोनों रिएक्शन लिख देनी है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी। तो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वाटर में घुलते नहीं है, लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व भी होता है और डिसॉल्व होके वो क्या बनाते हैं, एल्केलाई। एल्केलाई क्या होता है, सॉल्युबल बेस, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें घुल जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक तरह का क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है। K2O H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, वाटर सॉल्युबल क्या है, बेस है। तो जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ जो सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाएंगे, बेस बना लेंगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन अपन को लिख देनी। ये अपने किसके बारे में था, फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन उठता है। आपने देखो अभी मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम जो होता है अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, लेकिन वो जो होता है पूरी तरह से ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन नहीं दे पाता। क्यों कि जब वो खुला रखते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की एक थिन लेयर सी बन जाती है, और ये थिन लेयर क्या करती है, उसे फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, बचाती है। लेकिन अगर और ज्यादा ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करें तो हो जाएगा, क्योंकि इतनी थिन लेयर नहीं। तो क्या करते हैं कमर्शियली, क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक थिक लेयर बनवाते हैं, मतलब एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली थिक लेयर बनवाते हैं, और ये थिक लेयर क्या करती है, उसे कोरोजन से बचाती है। ये करवाना क्या कहलाएगा, एनोडाइजिंग कहलाएगा। एनोडाइजिंग ही क्यों कहलाए उसको भी अभी समझाता हूं। तो पहले तो एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड की लेयर बना देने को क्या कहेंगे, एनोडाइजिंग कहेंगे। और ये किससे करेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। अब देखो इस प्रोसेस में करते क्या है और ये एनोडाइजिंग क्या है, इसके फायदे क्या है वो देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए एक कंटेनर लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो एनोड होता है, जिसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो क्या होगा, कैथोड होगा। और उसमें एक लिक्विड भी फिल करेंगे, या लिक्विड लेंगे डाइल्यूट H2SO4। जो लिक्विड लेते हैं उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो वो अपन ने डाइल्यूट H2SO4 लिया। कैथोड आप किसी भी सब्सटेंस का ले ले जो भी सुटेबल हो। एनोड अपन को क्या करना है, उस एल्यूमिनियम आर्टिकल बोले तो एल्यूमिनियम का जो भी चीज बना हुआ है जिसके ऊपर अपन थिक कोटिंग बनाना चाहते हैं उसी को लटका देंगे, वो ही क्या करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और फिर ये प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब क्या होगा कि ये एनोड बना लेंगे अपन, उस एल्यूमिनियम आर्टिकल का बना लेंगे, जो भी एल्यूमिनियम की जो भी अपने वो क्या कहते हैं चीज है उससे बना लेंगे। दूसरा कैथोड लेंगे, या सॉल्यूशन डालेंगे, कौन सा, डाइल्यूट H2SO4, फिर करंट पास करेंगे। जैसे ही करंट पास करेंगे या 2 गैस प्रोड्यूस होगी, एक होगी हाइड्रोजन और एक होगी कौन सी, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी कैथोड पे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी एनोड पे। जैसे ही ऑक्सीजन एनोड पे निकलने लगेगी, वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के आर्टिकल की सरफेस से रिएक्ट कर करके उसके ऊपर थिक सी एक क्या बनाने लगेगी, कवरिंग बनाने लगेगी। और धीरे धीरे उसके ऊपर, जैसे सपोज करो कि ये अपना ये एल्यूमिनियम था, इसके ऊपर जो है एक पूरी सी ऐसे थिक सी क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, ठीक है। और ये लेयर बनाना ही तो था। ये जो लेयर थी, ये लेयर किसकी है, मेटल ऑक्साइड की है, और वो भी कौन सा मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर बन गई। और ये प्रोसेस को ही क्या कहते हैं अपन, एनोडाइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो टेक एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, मतलब वो कंटेनर लेना है, मेक एल्यूमिनियम आर्टिकल एज एनोड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैथोड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट एनोड। और ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी, उसके ऊपर एक थिक क्या करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगी। अब ऐसा करने का फायदा क्या है, तो पहला फायदा है कि ये ऑक्साइड की जो थिक लेयर है ये इसके ऊपर ही रहेगी, तो ये और ऑक्सीजन को इसके ऊपर लगने से रोकेगी, इसका मतलब कोरोजन से बचाएगी। दूसरी, ये ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम सरफेस के कंपैरेटिवली ज्यादा स्मूथ होती है, और इस पे डाई या कोई पॉलिश वगैरह बड़े आसानी से होती है, और वो स्टेबल भी रहती है। तो दूसरा काम क्या होगा इसका, ऐसा करने के बाद ऑक्साइड लेयर जो होती है उसके ऊपर डाई या पॉलिश आसानी से कर सकते हैं, जिससे एल्यूमिनियम आर्टिकल को एक शाइनिंग, एक क्या मिलेगी, फिनिशिंग मिलेगी, क्योंकि वो उसके ऊपर पॉलिश करने से वो चमकेंगे। लेकिन ये और आसानी से होगा जब अपन एनोडाइजिंग कर देंगे। तो ये एनोडाइजिंग के 2 फायदे हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपनी सेकंड रिएक्शन है, वैसे अपनी बुक में सेकंड है मेटल की वाटर के साथ, लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले अपन करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो वैसे तो ये टॉपिक अपन पहले कर चुके हैं, किसमें, चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन कुछ की पॉइंट रह गए थे, उसको अपन को डिस्कस करना है।
पहला तो अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं कि मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और साथ में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। अपनी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें इन सारे एलिमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, इन सबको आपको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवानी है और ये देखना है कि कौन कौन रिएक्शन देता है और कितनी तेजी से रिएक्शन होती है, वो भी आपको समझना है। तो बुक में ये रिएक्शन तो नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको इक्वेशन याद करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि उस एक्टिविटी के नीचे लिखा हुआ है कि इन सारों की इक्वेशन आप लिखिए, मतलब आपको टीचर की हेल्प से लिखनी है। तो मैं लिखवा देता हूं। देखो, मैग्नीशियम जो होता है वो HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जिंक जो है HCl के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निकल के रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम जो HCl के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा? तो देखो, अभी अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज की थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप वापस निकाल के अच्छे से देखेंगे तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है और ये सारे एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं। अब क्योंकि अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज में अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है। तो ये सारी चारों चीजें जो है इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे हैं। तो ये सब तो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद आ गए और हाइड्रोजन को निकाल दिया। बेसिकली ये चारों की चारों कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन कॉपर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब जहां तक ये बात है कि इन पांचों में से कौन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ये चारों करेंगे, ये नहीं करेगा। अब इन चारों में से भी कौन ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और ये कैसे पता चलेगा? तो जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो वहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो भी बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। तो फर्स्ट जो मैग्नीशियम है, इन चारों में अगर आप कंपेयर करोगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है। और मैग्नीशियम इन सब में, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और ज्यादा रिएक्टिव है तो ये ज्यादा स्ट्रांगली या विगोरियसली क्या करेगा? रिएक्शन देगा, ज्यादा तेजी से रिएक्शन देगा और ज्यादा हाइड्रोजन बनेगी। ज्यादा हाइड्रोजन बनेगी तो ज्यादा बबल्स बनेगी। तो सबसे तेज रिएक्शन किसकी होगी? मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की और फिर आयरन की। ये रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज कर दो, बस वही आंसर होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बबल ये बनाएगा, फिर ये और फिर ये। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस ये बनाएगा, फिर ये। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो आप अच्छे से समझ लें। तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है वो देखते हैं। देखो, नेक्स्ट अपन को कुछ पॉइंट समझने से पहले एक बार अपन रिएक्टिविटी सीरीज वापस बना लेते हैं और यहां हाइड्रोजन को अपन क्या करते हैं? लेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये रही हाइड्रोजन और मार्क कर लिया। अब हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं ये सब जो है HCl के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्यों प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को हटा देंगे और क्या बना लेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेज हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। ये कि ये एलिमेंट की रिएक्शन अगर अपन H2SO4 के साथ कराएंगे तो अब भी हो जाएगी, ठीक है, और वो भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे एलिमेंट लें और इनकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करें तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? सामने दिख रहा है कारण। क्योंकि हाइड्रोजन गैस तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते, लेकिन हाइड्रोजन तो रिप्लेस ही नहीं हो सकता यहां से, क्योंकि ये हाइड्रोजन से सारे क्या कम रिएक्टिव है। तो मेटल प्लेस बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज सच एज कॉपर, Ag, Hg, Au, प्लेटिनम, ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो डाइल्यूट HCl के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ऊपर वाला कोई भी लिख सकते हैं, और कौन से नहीं बनाते? तो नीचे वालों में से कोई भी लिख सकते हैं। वैसे अपन देखो, पोटेशियम और सोडियम की कभी भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं हिम्मत वर्ड सही कह रहा हूं, क्योंकि देखो अपन ने देखा था कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो तो मतलब खुला रखने पर जो आसपास की ऑक्सीजन थी, मॉइस्चर था, उससे भी रिएक्ट करके इतनी शानदार रिएक्शन दी, आग पकड़ ली।
तो अपन HCl के साथ डालने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो और ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी। तो किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए अपन ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे वो रिएक्शन देंगे, बहुत तेजी से देंगे। नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे एलिमेंट जो ये ऊपर वालों की बात कर रहा हूं, जो अपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, वही सारे एलिमेंट HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। तो पहले तो अपन को ये क्वेश्चन याद रखना है कि वो कौन सा एसिड है जिसके साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, तो कौन सा है? HNO3। फिर दूसरा क्वेश्चन है क्यों नहीं बनाते। इसको समझने के लिए देखो ये रिएक्शन देखते हैं। अगेन ये वाली रिएक्शन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप अगर इसे समझेंगे, लर्न करेंगे तो और आसानी से चीज समझ में आएगी। देखो पहले क्या करता है, जिंक जो है HNO3 से रिएक्शन करता है, ठीक है। जिंक कर सकता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये करता है और ये क्या बनाता है? ZnNO3 जो कि एक सॉल्ट है, NO3 होल ट्वाइस जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में ये 2 H निकालता है। ये H H2 के फॉर्म में बनकर बाहर निकले उससे पहले HNO3 इससे रिएक्ट कर लेता है। और ऐसा करने का कारण होता है कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाए थे। वो एजेंट जिनका खुद का तो रिडक्शन होता है, लेकिन सामने वाली चीज पर ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, सामने वाले का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ये HNO3 क्या करते हैं, इस 2 H का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे, और इसके लिए ऑक्सीजन ये खुद देंगे। तो ये इसको ऑक्सीजन देंगे और इन 2 हाइड्रोजन को ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाटर में। और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे किसमें? NO2 में। जरूरी नहीं हमेशा NO2 बने, N2O भी बन सकता है, NO भी बन सकता है, कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन सकता है। तो HNO3 के केस में क्या होता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, जो 2 हाइड्रोजन बनेंगे, उन 2 हाइड्रोजन के साथ HNO3 खुद रिएक्ट कर लेगा और उन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में वाटर में क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। खुद जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये खुद कैसे है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इस वजह से ये हाइड्रोजन तो बनी नहीं, निकली नहीं, उसकी जगह क्या बन गया? वाटर बन गया। और अच्छे से समझने के लिए अपन इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देते हैं। अगर इन दोनों रिएक्शन को अपन कंबाइन करते हैं, अच्छे से देखना, ये रहा जिंक, ये अपन ने लिख दिया जिंक, ये 2HNO3 और 2HNO3 लिख दिया 4HNO3। 2 हाइड्रोजन इस तरफ है और 2 हाइड्रोजन इस तरफ है, ये दोनों तो कट हो गए, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस, 2H2O 2H2O 2NO2 2NO2, दोनों को मिक्स करके लिख दिया। अब इस रिएक्शन को देखते हैं तो अपन को लगता है कि जिंक ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन जब की थी तो क्या बनाया? सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और NO2 बनाया, H2 नहीं बनाया। तो यही वजह है कि HNO3 जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या नहीं बनाता? हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। और नहीं बनाने का कारण क्या है? HNO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ठीक है। तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसका क्या करेगा? वो ऑक्सीडेशन कर देगा और क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, और खुद जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जो N2O हो सकता है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है। ये डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में, तो ये कारण है। अगर पूछे क्यों नहीं प्रोड्यूस करता तो ये कारण लिखना है, ठीक है। इसमें HNO3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका खुद का रिडक्शन होता है और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो ये खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और इस हाइड्रोजन का क्या किया? ऑक्सीडेशन। किसमें किया? वाटर में किया। हर चीज को आप अच्छे से सुने, हर चीज जो है वो क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या कोई ऐसा मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस बना सके? तो हाँ है, वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखो पहले तो ये याद रखना है कि HNO3 मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 नहीं बनाता। फिर उन मेटल के नाम बताओ जो बनाता है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn, 2 ऐसे मेटल है जो हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। किसके साथ? HNO3 के साथ। कैसी स्टेज में? वेरी डाइल्यूट स्टेज में, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड कर दे, जिसमें बहुत ज्यादा ही अमाउंट में क्या मिला दे? वाटर मिला दे। आप ऐसे समझ लो कि 1% सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो मतलब 100 ml अगर अपन वाटर लेते हैं तो उसमें 1 ml अपन को क्या मिलाना है? HNO3। बहुत ही डाइल्यूट HNO3 का जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है? हाइड्रोजन। नॉर्मल रिएक्शन है, मैग्नीशियम HNO3 के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना दिया। एक चीज आप याद रखें, यहां पर वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट नहीं है, वेरी डाइल्यूट
नाइट्रिक एसिड के साथ ही रिएक्शन देंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा ले लिया तो फिर वो का वो हो जाएगा। एक अपने देखो, वैसे ये टॉपिक हो गया, इस टॉपिक के नीचे एक बॉक्स में अपने एक टॉपिक दे रखा है जो कि है एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। मैं पहले भी समझा चुका हूं। देखो HCl और HNO3, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 को मिक्स करना है। किस रेशियो में करना है? 3:1 में। 3 पार्ट लेने हैं कंसंट्रेट HCl का, 1 पार्ट लेना है कंसंट्रेट HNO3 का, और हाथों हाथ बना हुआ जो मिक्सर होगा उसे अपन क्या कहेंगे? एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर कहेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 इन 3:1, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3, रेशियो सही ढंग से लिखें। ठीक है, वो जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया कहलाता है। और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। अब आप कहोगे कि कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात है, देखो गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, वो रिएक्शन ही नहीं देते किसी के साथ। अगर गोल्ड की मैं HCl के साथ रिएक्शन करूंगा तो होगी नहीं, गोल्ड की HNO3 के साथ रिएक्शन करूंगा तो होगी नहीं, लेकिन इन दोनों को मिक्स कर दे इस रेशियो में तो ये उसके साथ रिएक्शन तो देंगे ही देंगे, डिसॉल्व भी हो जाएंगे। तो इतने ज्यादा ये क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्वा रेजिया क्या होता है। तो ये एक्वा रेजिया रेशियो अच्छे से याद रखें, और इसकी खासियत क्या है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे सब्सटेंस को भी क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।